नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आज करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बड़े डॉक्टरों और दवा कंपनियों के साथ एक बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया। अब तक 45 साल से ऊपर के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था, लेकिन अब सभी वयस्कों के लिए टीका लगाने का रास्ता खुल जाएगा। इसके साथ ही इस पर भी फैसला हुआ है कि टीका निर्माता कंपनी अब खुले बाजार में भी उसे तय कीमत पर बेच पाएंगे। टीका निर्माता कंपनियों को अपने कुल डोज का 50% केंद्र सरकार को देना होगा, जिसे केंद्र सरकार मुफ्त में सप्लाई के लिए जरूरत के हिसाब से राज्यों को देगी, जबकि बचे हुए 50% टीका को कंपनियां राज्य सरकार या फिर खुले बाजार में बेच पाएंगी। इसके अलावा यह भी फैसला किया गया है कि जो वैक्सीन आयात कर मंगाई जाएगी उसका इस्तेमाल पूरी तरह से निजी चैनल के जरिए किया जाएगा, यानी निजी संस्थान उसे मंगाएंगे और जरूरतमंद लोगों तक अपने हिसाब से कीमत तय कर उसे बेच पाएंगे। सभी केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहले की तरह ही बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम जारी रहेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, एक बड़ा फैसला आज देश की जनता के लिए कि 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी और IBC 24 की एक मुहिम थी जो रंग लाई है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से इस आपदा के समय में एक राहत भरी खबर इसको बोल सकते हैं, पूरे देशवासियों के लिए इसको राहत भरी खबर बोल सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसने एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें कि अब 18 साल से जो है 18 साल तक के जो लोग हैं वो उनके लिए जो वैक्सीनेशन है वो ओपन कर दिया है। जिसमें जिस तरीके से पहले चरण में जो टीकाकरण अभियान था उसमें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उसके साथ में जो 60 साल के जो लोग थे उनको टीकाकरण किया जा रहा था। उसके बाद जो है दूसरे चरण में इसमें 45 साल के उम्र के लोगों को इसमें छूट दी गई थी। तो उसी तरीके से अब 18 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनके लिए एक ये राहत भरी खबर है कि वो भी अब टीकाकरण वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जिस तरीके से आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस बात को फैसला लिया कि उसमें कई जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बैठक की, उसके बाद ये एक बड़ा फैसला इसमें ये माना जा रहा है कि अब जो है पूरे देश में इस जो 18 साल से जो ज़्यादा के जो लोग हैं अब वो भी जो हैं वो इसमें वैक्सीनेशन में अब भाग ले सकते हैं और उनको भी टीकाकरण किया जाएगा। तहसीन, इसके साथ ही यहाँ पर ये जानना भी जरूरी होगा कि क्या केंद्र द्वारा इस टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी तक जो बात आई है कि उसमें कुछ गाइडलाइन उसमें तय की गई है कि जिस तरीके से पहले से जो उसमें किसी की तरह की कोई बीमारी ना हो, किसी तरह की कोई जो होती थी बीमारियों के चलते उसमें वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था कुछ लोगों का, तो उसमें भी गाइडलाइन जो है पूरी तरह से यही रहने की जो बात अभी तक सामने आई है। अभी हालांकि जिस तरीके से केंद्र सरकार आने वाले दिनों में 1-2 दिन में कुछ गाइडलाइन जारी कर सकती है इसमें, लेकिन ये एक बड़ी राहत भरी खबर यहाँ पे इस महामारी के दौर में ये आई है कि 18 साल से अधिक के जो लोग हैं वो अब टीकाकरण लगवा सकते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि ये निश्चित तौर पे एक राहत भरी खबर है। जी रचना जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी और राहत भरी खबर, और लगातार IBC 24 भी इसे लेकर मुहिम चला रहा था, जिसे प्रदेश के मुखिया CM भूपेश बघेल का भी सहयोग इसमें हमें प्राप्त हुआ था। तो निश्चित तौर पर जनता के लिए एक राहत भरी खबर है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। बढ़ेंगे आगे। बीजापुर जिले में लॉकडाउन के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जिसका कोरोना टीकाकरण पर भी असर पड़ रहा है। अंदरूनी गांव के लोग भी कोरोना टीका लगवाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। नगर पालिका अध्यक्ष और व्यापारियों की ओर से लोगों को घरों से निकालने के लिए टीके के बदले 2 किलो टमाटर और सब्जी दी जा रही है। लोगों को घरों से निकलने और टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए टीका के बदले टमाटर यहाँ दिया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण मार्केट में कुछ सामान नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में टमाटर और सब्जी के बदले लोग घरों से निकलकर कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। समाज सेवक हैं यहाँ के अशोक जसवाल जी, ये कुछ लोग समाज सेवक हैं जो अपने स्वेच्छा से दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो। इस कारण से ये टमाटर लाके कोई सब्जी लाके कुछ करके दे रहा है। तो इसमें क्या टीकाकरण लगाने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और उससे नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव समेत कई विभागों के अधिकारी और 11 जिलों के कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी जिलों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर वाले बेड की उपलब्धता, इसके साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता और रोटेशन, मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, रेमडेसिविर और अन्य आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता के साथ ही CSR मद, औद्योगिक क्षेत्र और सामाजिक संगठनों के सहयोग से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में प्रति 10 लाख आबादी पर रोजाना 1485 सैंपल की जाँच की जा रही है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों में करीब 35,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से अधिकतर जिलों से कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के साथ ही ओवर रेटिंग की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इस बीच खाद्य और श्रम मंत्री अमरजीत भगत ने सभी जरूरी सामानों की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग रोकने के लिए बैठक ली। बैठक में अमरजीत भगत ने अफसरों को कालाबाजारी और ओवर रेटिंग रोकने के लिए सख्ती के साथ निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने यह भी कहा कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौर में किसी भी जरूरी सामानों के लिए लोगों को परेशान न होना पड़े। कालाबाजारी और ओवर रेटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन स्थानों से इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, वहां तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री अमरजीत भगत ने बैठक के बाद ये जानकारी दी कि विभाग की ओर से कालाबाजारी और ओवर रेटिंग को रोकने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर 1800-572 बाजारी और ओवर रेटिंग को रोकने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर 1800-5727937 पर जानकारी देने के बाद तत्काल संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लॉकडाउन लगाया गया है। इस बीच कई जगह से शिकायत आ रही है कि अधिक मूल्य पर सामान बेच रहे हैं। हेल्पलाइन भी हमने जारी किया है 180057272937 और सभी विभाग को भी मैंने कहा है कि अपना अपना हेल्पलाइन नंबर उसमें जारी करें और जहां से भी शिकायत उसमें त्वरित कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने यह आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की लगातार मदद कर रही है, वहीं पैसे की कोई कमी भी नहीं आने दी जा रही, फिर भी प्रदेश सरकार स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रही। दूसरी ओर रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा है कि राज्य सरकार अपनी हठधर्मिता से प्रदेश का नुकसान कर रही है। आयुष्मान कार्ड, खूबचंद बघेल कार्ड और स्मार्ट कार्ड से निजी अस्पताल में इलाज शुरू नहीं हुआ है। तीसरी ओर बलरामपुर में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए प्रदेश में बढ़ते कोरोना के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। नेताम ने यह कहा कि कोरोना का स्तर काफी तेजी से बढ़ा है और इसके लिए भूपेश सरकार तैयार नहीं है। राज्य सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, पूरी तरह असफल हो गई है, पूरी तरह नकारा साबित हो रही है। जनता का राज्य सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया है और ये राज्य सरकार अब जो है बड़ी बड़ी बातें करना बंद करे। जो आयुष्मान योजना है, स्मार्ट कार्ड योजना है और खूबचंद बघेल योजना है, उस योजना का लाभ अभी तक एक भी पेशेंट को अस्पतालों में मिलना शुरू नहीं हुआ है। पोर्टल में अभी तक ये डला नहीं है। पक्ष विपक्ष कांग्रेस बीजेपी छोड़ करके आगे आना चाहिए और जो कर सकते हैं। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत सक्रिय हैं, पुराने हैं, अनुभवी हैं। पत्र केवल रेल मंत्री को क्यों लिखे? लिखना तो सीधे प्रधानमंत्री जी को लिखना था, सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखना था, जहां से कि सीधे सहूलियत और मदद मिल सकती है। एम्स में उपचार को लेकर आज एक बैठक हुई। बैठक में रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने एम्स के अधिकारियों और डॉक्टरों को कोविड की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने की वजह से एम्स की मांग और इस पर दबाव काफी ज्यादा है। ऐसे में चिकित्सकों और अधिकारियों को बड़ी संख्या में कोविड और नॉन कोविड दोनों ही प्रकार के रोगियों के उपचार के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। बैठक में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने भी बताया कि अभी कोविड-19 वार्ड में लगभग 450 रोगी हैं, जिनमें से 80% को तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है और लगभग 10% को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में दोनों की ही उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने रेमडेसिविर की बढ़ती आवश्यकता के बारे में भी जानकारी दी, जिस पर सांसद सोनी ने रायपुर कलेक्टर से एम्स को 500 रेमडेसिविर प्रतिदिन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। कलेक्टर ने एम्स को अधिकतम रेमडेसिविर देने का आश्वासन दिया। उन्होंने एम्स में बेड और वेंटिलेटर की संख्या को और अधिक बढ़ाने का सुझाव दिया है। रायपुर के राजधानी अस्पताल में आग लगने से मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है। बनपुरी की 20 साल की युवती भाग्यश्री की मौत भी अस्पताल में आग के धुएं से दम घुटने से हो गई है। मृतका के परिजन का आरोप है कि मौत अस्पताल में आग लगने के बाद दम घुटने से हुई। दूसरी ओर पुलिस ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। IBC 24 ने अपनी खबरों से ये सवाल उठाया था कि इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद जमानती धाराएं आखिर क्यों लगाई गई। हालांकि टिकरापारा थाना पुलिस विवेचना के बाद धाराएं बढ़ाने की बात जरूर कह रही है, जिसके लिए पुलिस ने अस्पताल को नोटिस भेजकर संचालकों की जानकारी मांगी है। अभी लापरवाही की वजह से मौत की धारा पर ही FIR की गई है, जिसमें थाने से ही जमानत भी मिल जाती है। बता दें कि पुलिस ने FSL डिपार्टमेंट को भी एक पत्र लिखकर सबूत चुराने में मदद मांगी। इसके अलावा फायर सेफ्टी, बिजली विभाग और CMHO ऑफिस से में भी जांच के लिए मदद ली जाएगी। जब आग लगी, आग लगने से एक व्यक्ति का निधन हुआ था और ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से 4 लोग खत्म हुए थे। मैंने स्पष्ट किया था। एक भाग्यश्री नाम की बच्ची है जिसका भी हमने पंचनामा किया, उसके परिजनों का कथन होगा और इसमें जोड़ा जाएगा उसको। हमने टीम गठित कर दी है। जिला प्रशासन से एक डिप्टी कलेक्टर हैं। फिलहाल अभी सारे डॉक्टर्स भी कोविड को देखने में बहुत व्यस्त हैं। डिप्टी कलेक्टर साहब भी रेमडेसिविर के प्रबंधन में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि जल्द में अग्निकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। रायपुर पुलिस ने अस्पताल को नोटिस भेजकर प्रबंधकों के नाम पते मांगे हैं। इनकी ओर से जानकारी मिलते ही बेनामी FIR को नामजद FIR में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए फायर सेफ्टी, बिजली विभाग, जिला मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एवं FSL विभाग को भी एक पत्र लिखकर जानकारी और सहयोग मांगा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। वहीं पुलिस ने फायर सेफ्टी विभाग से भी जानकारी चाही है कि अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर क्या क्या प्रबंध किए गए थे, अग्निकांड के समय क्या कुछ उपाय किए गए। वैसे ही बिजली विभाग से जानकारी मांगी गई है कि अस्पताल में बिजली कनेक्शन, वायरिंग और अन्य व्यवस्थाएं क्या कानून सम्मत थी या फिर नहीं। वहीं पुलिस ने CMHO कार्यालय से जानकारी मांगी है कि अस्पताल संचालन के लिए वैध अनुमति दी गई थी या नहीं, कोविड अस्पताल के लिए भी अनुमति थी या नहीं। इसके अलावा FSL विभाग को पत्र लिखकर उनका सहयोग भी मांगा गया है। FSL टीम को लेकर पुलिस घटनास्थल पर जाएगी और अग्निकांड के संभावित सबूतों को इकट्ठा करेगी। पुलिस पोस्टमार्टम का भी इंतजार कर रही है, जिसके आधार पर कुछ और धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। इधर इस अग्निकांड में जान गंवाने वालों की संख्या अब 6 हो गई है। सोमवार को भाग्यश्री के परिजनों का भी बयान दर्ज कराया गया है। पहले सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वालों को भी 91 CRPC का नोटिस देके उनके जो प्रबंधक मंडल में से उन व्यक्तियों का नाम मांगेंगे जिनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। फिर हमने अभी फायर सेफ्टी को, विद्युत मंडल को और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोटिस वो भेज रहे हैं, जानकारी प्राप्त करने के लिए लेटर भेज रहे हैं। जिसकी जानकारी मिलेगी उसके आधार पर फिर उचित धाराओं के तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। अम्बेडकर अस्पताल में राजेंद्र नगर निवासी एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद यहां जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला को 3 दिन पहले उसके परिजन अम्बेडकर अस्पताल लाए, जहां कोरोना जांच के लिए सैंपल भी लिया गया, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उसकी मौत हो जाने पर परिजन शव को अपने घर ले जाने पर अड़ गए। वहीं डॉक्टर और पुलिस शव को मर्चुरी में रखवाने पर आमदा नजर आए। डॉक्टरों का कहना था कि शव को कोरोना रिपोर्ट आने तक मर्चुरी में रखा जाए, लेकिन परिजन शव को स्ट्रेचर पर ही घर लेकर जाने लगे। जिसके बाद एक राह चलते कार चालक युवक ने मदद की और शव को अपनी कार में डालकर उसके घर पहुंचाया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल में हुई मौत के बाद, एक बुजुर्ग की मौत के बाद काफ़ी बड़ा हंगामा यहाँ पे हुआ है। परिजन जो हैं वो अस्पताल से जो बुजुर्ग महिला है उसकी बॉडी को लेके पैदल ही वहाँ से रवाना हो गए। हालांकि पुलिस ने उनको वहाँ रोका और रोकने के बाद काफ़ी देर मशक्क़त के बाद वो उनके परिजन जो लेके निकल गए और जो सरकारी स्ट्रेचर पर ही ले जाने को मजबूर हुए उनके जो परिजन हैं। और ना तो उनको कोई एम्बुलेंस मुहैया की गई है और ना ही किसी तरह की कोई मदद यहाँ पे इनके द्वारा की गई है। फिलहाल उनके जो परिजन जो साथ में जा रही थी महिलाएं, उनको वो भी बेहोश हो गई हैं, जो कि एक राहगीर जो हैं वो यहाँ पे उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रायपुर का शास्त्री चौक का ये नज़ारा है, जहाँ पे जो परिजन हैं वो अपने बुज़ुर्ग एक महिला को अपने घर स्ट्रेचर पर ही ले जाने को मजबूर हैं।
इनका ये कहना है अस्पताल प्रबंधन का कि इनके द्वारा इनका जो टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, तो उसकी इनकी जो बॉडी है वो अस्पताल में रखने के वहाँ पे अड़े हुए थे। उसके बाद जो है परिजन जो हैं वो उनको घर ले जाने पे आमाद है। काफ़ी करीब 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद जो है परिजन उनको घर ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक राहगीर जो हैं उन्होंने अपनी यहाँ पे कार रोकी है और रोकने के बाद उसको घर ले जाने में उनकी मदद कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये नज़ारा जो है वो रायपुर के शास्त्री चौक का ये नज़ारा है, जहाँ पे राजेंद्र नगर निवासी एक परिवार जो है अपनी बुज़ुर्ग महिला की मौत के बाद उसको ना तो एम्बुलेंस मैसर हुई है और ना ही किसी तरह की कोई मदद है। तो आप इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल अंबेडकर अस्पताल का जब ये हाल है तो बाकी जो ज़िले हैं वहाँ पे क्या हालात होंगे। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। जहां पर स्थान निर्धारित है वहां वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी रहेगा। जिन लोगों को वैक्सीन लगाना है उनको अपना आधार कार्ड लेकर के घर से जाना पड़ेगा। वैक्सीन के बाद भी गाइडलाइन का पालन करें। वैक्सीन बीमारी को खत्म नहीं करता है, जो हमारे शरीर में शक्ति कम रहता है उसको बढ़ाता है, ताकि हम कोरोना से लड़ सकें। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। नाकोड़ा TMT विश्व की सबसे एडवांस तकनीक से साइंटिफिकली निर्मित, जो खदान के शुद्ध लोहे से बनता है। नाकोड़ा TMT, संकल्प मजबूती का, रिश्ता सदियों का। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। आ से वाह, क्या बात है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। आज से राहत के साथ रायपुर में लॉकडाउन का फेज 2 शुरू किया गया है। फल मंडी सुबह ही सील कर दी गई थी, बावजूद इसके पीछे के रास्ते से व्यापारी खरीदी बिक्री का काम जारी रखे हुए थे। IBC 24 की टीम मौके पर पहुंची और नगर निगम टीम को ये जानकारी दी गई, जिसके बाद दोबारा फल मंडी को सील किया गया। इसके साथ ही जो लोग वहां खरीदी बिक्री कर रहे थे उन्हें चेतावनी भी दी गई कि अगर वो दोबारा ऐसा करते पाए गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के आदेश के बावजूद फल मंडी की कई ऐसी दुकानें थी जहां पर पीछे के रास्ते से फल बेचा जा रहा था। बड़ी भीड़ लगाकर सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर फल खरीदी बिक्री का यहां पर काम चल रहा था। इसके बाद IBC 24 के माध्यम से नगर निगम की टीम को, पुलिस की टीम को यह जानकारी मिली और अब यहाँ पर जो दुकानदार ये कर रहे थे उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं भैया आप लोग, और कैसे सूचना मिली आप लोगों को? ये क्या है, सुबह टाइम हमको जब जानकारी मिली थी तो जो मेन इनका गेट है, मंडी गेट है, वहाँ से इन लोग बेचने का काम कर रहे थे। फिर हम जैसे जानकारी मिली, हमारी टीम आई थी, पुलिस प्रशासन और हमारी नगर निगम की टीम आई थी, और उसके बाद हमारे द्वारा मेन गेट को सील किया गया था। इनको समझाइश भी दिया गया था कि इसके बाद यदि किसी प्रकार की लापरवाही आप लोगों के द्वारा किया जाएगा तो और अधिक से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जब कुछ समय बाद IBC की टीम के द्वारा हमको फिर से सूचना मिली कि पीछे से भी इनका एक डोर है जिसके माध्यम से इनके द्वारा बेचने का वो काम किया जा रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो तुरंत हमारी नगर निगम की टीम और हमारी जो पुलिस की टीम है वो पुनः यहाँ पर आई है और पीछे से भी सील करने की कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसा पहला मामला सामने आया, आगे भी ऐसे मामले सामने आएंगे तो उन पर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? उसके बाद तो सीधा FIR दर्ज किया जाएगा जो भी संबंधित होगा। क्योंकि आज पहला दिन था इसलिए समझाइश के तौर पर भी उनको बताया गया और हमने सील की कार्रवाई की है। इसके बाद भी यदि किसी प्रकार का जो हमारा जो जिला दंडाधिकारी का जो आदेश है उसका यदि किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो सीधे एपिडेमिक एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो दुकानों को सील किया जा रहा है और अगर आगे भी दुकान के जो मालिक हैं
उनसे उनके द्वारा अगर ये आदेश नहीं माना जाता है तो उन पर FIR दर्ज किया जाएगा। जितनी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। कैमरामैन रमाशंकर के साथ प्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। कवर्धा में लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद आज शाम 4 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस बीच केवल आवश्यक सेवाएं ही यहां खुली रहेंगी। इससे पहले आंशिक लॉकडाउन किया गया था, जिसमें जरूरी दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। इसके बाद भी संक्रमण की दर लगातार बढ़ने पर लॉकडाउन का फैसला लिया गया। जिले में अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3872 एक्टिव कोरोना संक्रमित हैं। वहीं दुर्ग में प्रशासन ने लॉकडाउन में कुछ छूट जरूर दी है। गली मोहल्लों में सब्जी और फल के साथ ही किराना सामान बेचने की छूट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए दी गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग जरूरी सामान खरीद सकेंगे। लॉकडाउन के संबंध में जो ऑर्डर किया है वो ये है 21 तारीख को शाम 4 बजे से लेकर 29 तारीख की प्रातः 6 बजे तक के लिए आपातकालीन सर्विसेज को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों पे सभी चीज़ें बंद रखने का ऑर्डर जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ बस्तर में भी कोरोना के हालात अब लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के साथ मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़े भी यहां बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं की मांग बढ़ी है और इसके लिए 15 वेंटिलेटर और 10 ऑक्सीजन नोजल भी मंगाए गए। पहले तो मेडिकल कॉलेज को खाली करवाकर महारानी अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में संचालित किया जा सके। इसके साथ ही यहां वार्डों की संख्या भी बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही बिगड़ते हालात को देखते हुए 13 वेंटिलेटर के अलावा 15 नए वेंटिलेटर मेडिकल कॉलेज के लिए मंगवाए गए हैं। इस तरह अब 28 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में ही होगी, जिसके साथ ही 200 बेड से बढ़ाकर 60 नए बेड कोविड पेशेंट के लिए तैयार होंगे। बता दें कि पहले से ही क्वारंटाइन सेंटर के रूप में 100 बिस्तर का धर्मपुरा सेंटर को भी ऑक्सीजन बेड के लिए तैयार किया गया है। यहां 100 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा सकेगा। वहीं जिले में अब तक 113 लोगों की जहां मौत हो चुकी है, तो रोजाना 50 से अधिक पॉजिटिव मरीज भी सामने आ रहे हैं। वेंटिलेटर जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल अपना मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर वर्तमान में 13 है। हम लोग अभी 15 का भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, उसको भी हम लोग जल्द पूरा कर लेंगे और ऑक्सीजनेटेड बेड की उपलब्धता डेडिकेटेड हॉस्पिटल में अच्छा हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इधर राजनांदगांव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कोरोना संक्रमितों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा, तो वहीं मौत के बाद शवों को सदगति में देने में भी लापरवाही की जा रही है और शवों की अदला बदली तक यहां पर हो रही है। एक मामले में रायपुर के समीप कुम्हारी के ग्राम खपरी में एक कोरोना संक्रमित को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, पर मौत के बाद उन्हें अस्पताल में शव ही नहीं मिल रहा। अस्पताल में लापरवाही का मामला यही नहीं थमा। इसके बाद एक अन्य मामले में राजनांदगांव जिले के गातापारा निवासी एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया, पर अंतिम संस्कार के बाद अस्पताल का फोन आया कि वो अपने परिजन का शव ले जाएं। परिजन अस्पताल पहुंचे तो देखा कि उनके मरीज का शव मर्चुरी में ही रखा हुआ था। दोनों ही मामलों में यह माना जा रहा है कि कुम्हारी निवासी व्यक्ति और गातापारा निवासी व्यक्ति के शव में अदला बदली हुई होगी। इस मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक प्रदीप बैग का यह कहना है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रशासनिक टीम को सौंपा जाता है, वहीं परिजनों को भी शव दिखाकर ही पहचान कराई जाती है। इधर सुकमा जिले में नक्सलियों की वारदात लगातार जारी है। बता दें कि रविवार की देर रात नक्सलियों ने जगरगुंडा थाना क्षेत्र के मिलमपल्ली गांव में एक 15 वर्षीय बालक समेत 2 युवकों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। सुबह मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके में पहुंचकर दोनों शवों को दोरनापाल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक मिलमपल्ली गांव के 21 वर्षीय युवक मड़कम अर्जुन और 15 साल के ताती हरमा को उनके घर से पकड़ कर ले गए थे और दोनों की हत्या कर दी गई। नक्सलियों की जगरगुंडा एरिया कमेटी ने दोनों के शवों के ऊपर पर्चा भी डाल रखा था, जिसमें पुलिस मुखबिरी के आरोप में हत्या करना लिखा हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।